अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन. टुडे इज़ आवर लास्ट लेक्चर. फाइनली वी डन आवर टास्क. और आप लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है. डेफिनेटली बहुत एक मुश्किल टाइम था इस तरह से स्टडी को कंटिन्यू करना और कैरी ऑन करना. डेफिनेटली फॉर यू एंड फॉर ऑल्सो फॉर मी एंड फॉर आवर मैनेजमेंट ऑल्सो. बेटा इसमें मैं 2 से 3 बातें आज लास्ट में आपसे करना चाहूँगी शेयर. उसके बाद में आपको जो लास्ट टॉपिक है आज वो मैं कवर आउट करवाऊँगी. एक तो आप लोगों की क्लास को मतलब कुछ बॉयज़ को बहुत ज़्यादा इशू रहा है कि मिस ऐसे करती हैं, मिस वैसे करती हैं. बेटा जो कुछ किया जाता है आप लोगों के लिए भले के लिए का किया जाता है. यू ऑल आर इक्वल फॉर मी. ठीक है, अगर आप लोगों को असाइनमेंट दी जा रही है और आपको टाइम दिया जा रहा है, अगर मैंने असाइनमेंट आपको एक साइन कर दी है, लेट्स सपोज मैं आपको साइन कर रही हूँ जी, आपको मैंने मिनिमम 4 to 5 डेज़ का टाइम भी दिया असाइनमेंट के लिए. ठीक है, और उसके बाद मैं वो कह रही हूँ जी सैटरडे मुझे 12 बजे असाइनमेंट मिल जानी चाहिए. ठीक है, आप 12:10 पे 20 मिनट पे मतलब ये 2 बजे आप मुझे सेंड कर रहे हो. मुझे सेंड करने का मैंने कहा भी नहीं. मैंने आपसे कहा है कि आप सीआर को शेयर करो. और उसके बाद जब आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ कह रही हूँ कि वाई आर यू लेट या इसके अलावा मैं कुछ कहती हूँ तो आप मुझे लेम एक्सक्यूज़ देते हो और कहते हो जी 1 मिनट लेट हुई थी, 2 मिनट लेट हुई थी. तो बेटा वो जो 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको टाइम दिया हुआ था वो कहाँ गया? असाइनमेंट का इतने देर टाइम देने का मतलब पता है क्या होता है? ये नहीं होता कि अगर आपको सैटरडे को 12 बजे का टाइम दिया तो आपने सैटरडे को 12 बजे ही करनी है. बिफोर टाइम आप एक दिन छोड़ के चलो नेक्स्ट डे बना लो, उससे नेक्स्ट डे आप सेंड कर दो. तो बेटा ये सारी चीज़ें आप लोगों की बेहतरी के लिए आप लोग को सिखाई जाती हैं, गाइड किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में आप लोग को किसी चीज़ में इशू ना हो. और असाइनमेंट आपकी बेसिकली आपको एक चीज़ के लिए मैच्योर प्रिपेयर कर रही होती है कि आप लोगों को अपना काम टाइम पे करना है. बाकी रिगार्डिंग लेक्चर अगर आपको कोई भी इशू हुआ हो तो वो आप लोग मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो. आई एम योर टीचर स्टिल नाउ. तो इसके अलावा बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को इशू है ये असाइनमेंट से रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा मुझसे बच्चों ने किया है, कॉन्फ्लिक्ट किया है. फिर मैंने डांटा भी है कि जी आप मुझे हर टाइम मैसेज या कॉल भी आप लोगों ने किया है. खैर अलबत्ता जो भी था तो उसको हम फॉरगेट करते हैं. ठीक है, और लेकिन आप लोग गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. आप लोग पढ़ो. इसके अलावा कोई भी आपको इशू होता है तो मैंने आपके साथ टाइम रखा हुआ है. ठीक है, कोशिश किया करें रात को ना टेक्स्ट किया करें. मॉर्निंग में हमसे किसी भी टाइम कोई भी इशू हो रिगार्डिंग टॉपिक तो हमसे ग्रुप में पूछ लिया करो. तो आज लास्ट लेक्चर है, हम इसको कवर आउट करते हैं इंशाल्लाह. आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. और अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और आने वाले वक्त में फ्यूचर में कामयाबी दे. आप लोग अच्छी फील्ड्स में जाओ. मुझे भी दुआ में याद रखिएगा. आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट वन इज़ लास्ट हमारा ये इकनॉमिक इशू है. ठीक है, एनर्जी क्राइसिस भी हम लोगों ने करना है आज के लेक्चर में. और आज लोग के लेक्चर में हम लोग अपना अपना एक और इशू रिजॉल्व करना है. दैट वन इज़ डैम. जो हमारे ये वाटर का इशू चल रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साफ़ पानी हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में फॉर द नेक्स्ट ईयर्स. ठीक है, और नेक्स्ट ईयर्स के लिए नहीं है तो हमारे पास डिफरेंट डैम्स बन रहे हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है. मीर बादशाह डैम और 2-3 और डैम्स, 2 डैम्स इसका जो है जिनका काम हो रहा है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि ये भी हमारे पास फ़िलहाल एक इशू है. इकनॉमिक इशू नहीं है लेकिन ये इशू है डेफिनेटली. अगर हमारे पास साफ़ पानी पीने के लिए नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे. हम बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास. ठीक है, हम लोग पहले भी ये सब कुछ देख चुके हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में इस चीज़ को मुश्किल से जो है वो हैंडल आउट करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एनर्जी क्राइसिस है हमारे पास. ठीक है, एनर्जी क्राइसिस में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब पाकिस्तान बना क्या तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं थी. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास एक मेजर रोल प्ले करती है इकनॉमिक डेवलपमेंट में. डिमांड है हमारे पास जो है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो मूव नहीं कर पाती. इवन जो हमारी विलेज एरिया है हमारी एग्रीकल्चर भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे भी हमें मॉडर्न मशीनरी अगर अप्लाई करनी है तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है कल्टीवेशन के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए. ठीक है, तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है पावर का वो अप्रॉक्सीमेटली 8.7% है हमारे पास आ ईयर, एक साल का. ठीक है, जिसमें एनर्जी जो हमारी ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए पर इतनी नहीं हो रही. ठीक है, एस्टिमेट है फ़िलहाल इतनी हो रही है लेकिन हमारे पास होनी ज़्यादा चाहिए. होनी हमारे पास चाहिए 22660 मेगावाट. ठीक है,
और इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी जो कंट्री है वो फेस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टकट को, ठीक है। शॉट डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। मेजर सोर्सेज हमारे पास जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो हैं, फर्स्ट वन इज़ वापडा, इसका नाम आप सबने सुना होगा। सेकंड में हमारे पास आईपीपी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है हमारे पास। अब तो बल्कि सोलर एनर्जी भी हमारे पास यूज़ हो रही है, दैट वन इज़ गुड पॉइंट। लेकिन वो बात यही है ना कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता उसको। सुना है मैंने, इतनी ज़्यादा से कॉस्टली नहीं है वो सोलर प्लेट्स हमारे पास चल रही हैं। अब डेवलपमेंट में हमारे पास पावर सेक्टर जो है क्या क्या रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इस पॉइंट को देखना है। जो हमारे पास रोल ऑफ एनर्जी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट रोल हमारे पास प्ले किया जा रहा है वो डेफिनेटली हमारी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, हम लोग वैसे सेक्टर्स ही कह सकते हैं। सेक्टर्स की मूवमेंट हमारे पास जो है मैटर करती है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर उसका काम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मेजर हर्डल फेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इससे हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। जब हम लोग हमारी कंट्री में कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे तो हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और कैसे हम लोग अपनी गुड्स जो है बाहर से, अगर हमें कुछ डेफिनेटली मंगवाना पड़ेगा, जब हम हमारे खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन पोजीशन की तरफ जाएगी। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इससे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, हमारे पास ऑयल गैस इस तरह की भी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन पे हमारी पेट्रोलियम, हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो सारा चल रहा है। या इसके अलावा हमारे पास जो इशू होते हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास एनर्जी क्राइसिस में आता है, ठीक है। बायोगैस प्रोजेक्ट्स ये सारे उसमें ही आते हैं आपके पास। उसके बाद अगर हम पावर सोर्सेज की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस में हमारे पास अभी हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। कॉयल ऐप, कॉयल क्यों ज़रूरी है। रेलवे किससे चलती है, रेलवे स्टेशन ये इधर वंडाला रोड पे अगर आपका कहीं जाना हुआ तो आपने देखा होगा वहाँ पे रेलवे अक्सर वो ब्लैक कलर के इतने बड़े वो हम्प बने होते हैं, हिप्स लगी होती हैं उनकी, कॉयल पड़ा होता है। जो कॉयल किस में डलता है, रेल की जो इंजन होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन मुझे पता है वो रेलवे में ही यूज़ होता है। जो रेलवे आपकी चलती है, आपकी ट्रेन चलती है, उसमें कॉयल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कॉयल, ऑयल, गैस, वाटर इशू आपका, ठीक है, बायोगैस, पावर प्लांट, ये सारे आपके जो हैं ये एनर्जी क्राइसिस के अंदर ही सारे टॉपिक्स आते हैं। आपका मॉडर्नाइजेशन के लिए भी इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये आपके एक तरह से मतलब बैकबोन है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके, जैसे इंसान की बैकबोन क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अगर वो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, इट्स मीन ही इज़ और शी इज़ यूज़लेस। तो इसी तरह ये जो ऑयल, गैस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें जो है एक्सपोर्ट देती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को चलने के लिए या हमारे मुल्क को चलने के लिए या वटेवर जो भी हमारा जो सेक्टर है उसको मूव ऑन करने के लिए। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस हमारे पास एक चीपर सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। नेचुरल गैस, ठीक है। गैस आपने देखा होगा सस्ती है, अगर हमारे घर में बिल आता भी है गैस का तो कम आता है। सर्दियों में तो डेफिनेटली वो हमारी कुमत ज़्यादा डाल देती है। तो नेचुरल गैस का बिल जो हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू हमारी एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो एक तो नेचुरल गैस अल्लाह की तरफ से हमारे पास जो है फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड है। अल्लाह अलमाइटी, सॉरी गॉड नहीं कहेंगे, नेचुरल गैस जो है प्रीशियस गिफ्ट बाय अल्लाह टू अस, ठीक है। लेकिन ये है कि हम लोग इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ इसको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने हमारे पास बहुत कुछ पाकिस्तान में मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं बन पा रही। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, पानी से, और पानी हमारे पास फ़िलहाल इतना साफ़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें 5 दरिया दिए हैं, पंजाब में ही दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। सिर्फ बात यह है कि इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत वीक है। अगर हम इन सारे प्रोसीजर्स को जो है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करके, हम लोग अपनी मॉडर्न मशीनरी यूज़ करके, अपना हाई स्किल्ड लेबर यूज़ करके
इसके ऊपर इन्वेस्ट करें तो हमारे ये जो एनर्जी क्राइसिस जितने भी हैं ये रिजॉल्व आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 टॉपिक्स आज हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस एंड डैम्स। आज हम लोग इसमें एक कालाबाग डैम देखेंगे अपना, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोगों ने बात करनी है डायमर बादशाह डैम प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कालाबाग डैम की। तो इसकी जो हाइट है वो राउंड अबाउट हमारे पास 91 फीट जो है ये हाई है अबव द सी लेवल। इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 6.1 है हमारे पास। जनरल कैपेसिटी है इसकी 2400 मेगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और कॉस्ट जो इसमें आई थी वो $5.5 बिलियन आई है, ठीक है। ये जो मैंने बोला ये आप लिख लीजिएगा। इसके जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं हमारे पास, बेसिक इख्तिलाफात जिनको कहा जाता है, ये हमारे जो है NWFP के जो नाम है सिंध और बलूचिस्तान, इन 3 प्रोविंसेस के साथ जो है मिलके हमारे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं वो आते हैं। कालाबाग की जो कंस्ट्रक्शन है वो पास होने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कालाबाग डैम अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कालाबाग डैम ऑनवर्ड टू दिट्स आर्ग्यूमेंट। लैंड का इशू था, वाटर लॉगिंग में इशू आया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल आया था। NWFP के जो लोग थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनको इस डैम की वजह से जो था काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि जब भी हम लोग एक काम करने जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना, एक किसी चीज़ को बेटर ऑफ बनाने के लिए हमें दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ता है। तो जिसको हम वर्स ऑफ कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहते हैं ना वैसे नहीं मिल जाता, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसके अगर हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स ये है कि हमारे पास कोई इसकी जो है हाइट की वजह से इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है हमारे पास पानी को प्रोड्यूस करने के लिए। और सिंध में जितनी भी कल्टिवेटेड लैंड है सबको पानी जो है मोस्टली यहाँ से जा रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है वाटर सप्लाई की। सिंध में पानी का इशू नहीं है। पानी का इशू कहाँ पे है? ज़्यादा पंजाब में, ठीक है। तो कालाबाग डैम जो है सिंध के पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं दामर बादशाह डैम प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो जैसे कि हमें पता है इकॉनमी की बैकबोन है, ठीक है। तरबेला डैम हमारे पास 76 में बना था, उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद में कोई प्रोजेक्ट नहीं बना था काफ़ी अर्से तक। लेकिन अभी आपने सुना होगा दामर बादशाह डैम पे भी दोबारा काम स्टार्ट किया गया है, जो अभी लास्ट अगर आप लोगों में से किसी ने भी अपने मोबाइल से 10 रुपीज़ डोनेट की हों शायद, तो इस डैम पे काम किया जा रहा है। ये डैम जो है इंडस रिवर पे, दरियाए सिंध जिसको कहा जा रहा होता है उस कहा जाता है, उस पर ये बन रहा है, ठीक है, नियर द गिलगित, ठीक है। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये रिडक्शन आपके पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में रिडक्शन होगी। यहाँ से जो पानी प्रोड्यूस होगा वो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। वहाँ पे डैम है, वहाँ पे आप जब बिजली पैदा करोगे तो आपके पास बिजली सस्ती होने के आने वाले वक्त में चांसेस हैं आपके पास। ये आपके लैंड की कल्टीवेशन को जो है वो ज़्यादा करेगा, आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो एक्सपेंड होंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंट्रोल ओवर फ्लड्स, जो आपके स्लाब वगैरह का इशू है ये उनको कंट्रोल करेगा। कनाल्स बिकम पेरिनल, तो जो हमारे डैम्स के इश्यूज़ हैं वो सारे इधर से ही मतलब रिजॉल्व हो जाएंगे अगर हमारे पास ये डैम्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास जो है पानी के इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इशू रिजॉल्व हो सकते हैं। बहुत छोटा सा समराइज इशू लेक्चर था और लास्ट लेक्चर था, और सिलेबस हमारा कंप्लीट है, कोई भी टॉपिक मैंने आपको स्किप नहीं करवाया, सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ कि आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अगर आप तैयार करने जा रहे हो कोई भी टॉपिक, तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि इस इशू की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इस इशू को पढ़ रहे हैं, अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। फिर आपने उस इशू की प्रॉब्लम्स देखनी है
कि इस इशू की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, हमारे मुल्क को क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको उसका हल पता होना चाहिए। आपके पास, आपके माइंड में पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कि आपके पास सजेशंस होने चाहिए कि इसको नहीं ऐसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको जो क्लास में फर्स्ट असाइनमेंट दी थी उसमें मैंने आपसे पॉलिसीज़ भी मांगी थी कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी तरह पेपर में भी कोई भी पॉइंट आउट आपको अगर टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो आपसे इसकी इंपॉर्टेंस पूछेंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि ये इकनॉमिक इशू क्यों लाई कर रहा है। ठीक है, क्या क्या इसके जो रीज़न्स हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर ये रिजॉल्व नहीं होगा तो हमारे मुल्क को मज़ीद क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। और एंड पे वो कह देते हैं कि जिस सजेस्ट सम पॉलिसीज़ और सजेस्ट सम रिकमेंडेशंस हाउ वी कॉप दिस टॉपिक और हाउ वी कॉप दिस इशू। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं लिख देती हूँ। डेट, कर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, गुर्बत, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके पास, इसकी वीकनेसेस, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की वीकनेसेस। इसके अलावा करना आपने सारा कुछ है, इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, मतलब डेप्थ में जाके के क्योंकि मेजर इश्यूज हमारे पास फ़िलहाल ये लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास मेजर इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। और अल्लाह करे सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, हमारी कंट्री भी एक डेवलप कंट्री में जो है कंसीडर की जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारा सेमेस्टर का सफ़र यहीं तक था और अच्छा रहा है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोग को कामयाबी दे, आने वाले वक्त में आप लोग मुझे किसी अच्छी जगह पे इंशाल्लाह नज़र आओ। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।